गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है कलेक्शन, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस स्पेसिमेंट्स। स्पेसिमेंट्स बोलूँ तो सैंपल्स। ठीक है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती है जिनमें हमको पहले सैंपल कलेक्ट करना होता है, फिर माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको भेज दिया जाता है ताकि कौन सा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म उस डिजीज़ को कॉज कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। ठीक है, तो सैंपल कलेक्ट करने से लेकर उसकी आप कैसे हैंडलिंग करोगे, कितने टेम्परेचर में आप उसको स्टोर करोगे, कैसे प्रिजर्व करोगे, ठीक है, वहाँ से लेकर उसका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स उसमें यूज़ होंगे, उन सब की आज हम हमारे आज के टॉपिक कलेक्शन, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस स्पेसिमेंट्स में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम क्या करेंगे, एक सैंपल को कलेक्ट करेंगे प्लस ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कोई ना कोई माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिमेन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है, पैथोजेनिक है। ठीक है, तो उसका प्रॉपर हैंडलिंग होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर आपने इम्प्रॉपर हैंडलिंग करी तो उसके क्या होंगे, स्यूडो रिजल्ट आएंगे, यानी कि फॉल्स रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली हैंडलिंग करना और ट्रांसपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है ताकि जो बैक्टीरिया जितनी अमाउंट में है उतनी अमाउंट में रहे, मल्टीप्लाई हो ना हो या फिर रिप्रोड्यूस ना हो। उसकी वजह से क्या आ सकते हैं, फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसको प्रॉपरली कलेक्ट करना है और ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, और उसके अंदर जो भी इसेंशियल नेसेसरी केयर लेनी चाहिए वो हम लेंगे। तो अब हम बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स की। तो जनरल प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो साहब, जब भी आपको सैंपल कलेक्ट करना है तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी स्टार्ट ना हो उससे पहले ही आपको कलेक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एंटी माइक्रोबियल थेरेपी स्टार्ट होने के बाद में लेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होंगे वो ख़त्म हो चुके होंगे। ठीक है, या फिर उनका जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया था वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब हम उसका रिजल्ट निकालेंगे तो हो सकता है उसका कुछ ना कुछ फॉल्स रिजल्ट आए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जब भी स्पेसिमेन लेंगे या फिर सैंपल कलेक्ट करेंगे तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी स्टार्ट होने के पहले कलेक्ट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? दूसरा है कि साहब आपको क्या करना है, जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, ठीक है, उनका खास करके ध्यान रखना है। यानी कि आपको हैंड वॉशिंग करनी है, अगर किसी के लिए गाउन पहनना नेसेसरी है तो गाउन पहनोगे, ग्लव्स पहनोगे, मास्क पहनोगे, गोगल्स पहनोगे। ये सारी जो मैंने नाम लिया है ये होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जिसको हम बोलते हैं पर्सनल, ठीक है, तो उसकी सेफ्टी के लिए यूज़ लिए जाते हैं। ठीक है, इसका अलग अलग फिनोमिना होता है, मतलब अलग अलग प्रायोरिटी में उसको पहना जाता है। ठीक है, तो मेडिकल कंडीशन में अलग पहनते हैं और सर्जिकल कंडीशंस में अलग पहनते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, मास्क, गाउन, ग्लव्स एंड गोगल्स। ठीक है, इसका एक अलग से टॉपिक आपको PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पढ़ा दिया जाएगा। अभी आप ये ध्यान रखिए कि अगर किसी में नेसेसरी है PPE प्रोटेक्शन पूरा लेना तो आपको लेना है। थर्ड आता है कि साहब जो भी आपने स्पेसिमेन लिया है वो आपको एक स्टेराइल कंटेनर में लेना है। ठीक है, स्टेराइल कंटेनर में लेने का फ़ायदा क्या होगा कि साहब अगर आपने अनस्टेराइल कंटेनर में ले लिया, ठीक है, तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर हमने को स्टडी करनी है, ठीक है, अगर अनस्टेराइल है तो उसमें दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। उसकी वजह से रिजल्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, फ्लक्चुएट हो सकते हैं और फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं। इसलिए आपको स्टेराइल लेना है ताकि उसके अंदर जिस स्पेसिमेन को अपन को स्टडी करना है वो स्पेसिमेन हम डालेंगे और उसी पैथोजन के ऊपर अपन स्टडी कर पाए। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि साहब सैंपल कलेक्शन के लिए, सैंपल कलेक्ट करने के पहले पेशेंट को प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट कर देना है, प्रॉपरली गाइड देना है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो अगर कोई UTI वाले पेशेंट का यूरिन सैंपल आप लेना चाहते हैं तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि साहब आप मिड स्ट्रीम यूरिन इस सैंपल के अंदर लेंगे। मिड स्ट्रीम बोलूँ तो साहब जब यूरिन आया, यूरेथ्रा से बाहर निकल रहा है यूरिन, ठीक है, तो उसकी जो फ्यू अमाउंट ऑफ यूरिन है वो अपना जो यूरिनरी पोर्ट होता है उसके अंदर डिस्कार्ड कर दो।
ठीक है। उसके अंदर जो मिड स्ट्रीम आई, मतलब उसके बाद में जो बीच का यूरिन जो होता है वो आपको सैंपल जो अपना स्टेराइल वायल है उसके अंदर आपको कलेक्ट करना है और क्लोज कर देना है। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट आता है कि साहब आप जो भी स्पेसिमेन ले रहे हो वो एक स्टेराइल साइट से लेना है। स्टेराइल साइट से लेने का मतलब क्या है कि साहब पहली बात तो हम क्या करेंगे, एक एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेराइल साइट यूज़ लेने का मतलब ये है कि कोई भी उसमें कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। अगर कंटामिनेशन हो रहा है तो कम से कम कंटामिनेशन हो ताकि अपने जो रिजल्ट हो वो एकदम एक्यूरेट आए। समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितना आपको वॉल्यूम चाहिए स्पेसिमेन का उतना एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है। ना तो उससे कम होना चाहिए और ना उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कि साहब जैसे मान लो हमको 50 ml सैंपल चाहिए, तो यूँ नहीं है कि उसका आप 150-200 ml दे दिया या फिर ओनली 10 ml दिया है, ठीक है। एडिक्वेट अमाउंट में सैंपल होना चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल में बात करूँ यूरिन सैंपल की, जैसा मैंने आपको मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल के बारे में बताया, तो जो कंटेनर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कम भरा हुआ है या फिर ओवरफ्लो हो चुका हो, ठीक है। जितना एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए उतना होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो सैंपल आपने कलेक्ट कर लिया है उसके बाद आप उसको लेबल कर दोगे, यानी कि पेशेंट का नाम आ जाएगा, ठीक है। किस इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने इसको रखा है उसका नाम आ जाएगा, पेशेंट आईडी आ जाएगी, जो भी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आइडेंटिफिकेशन की वो उसके अंदर लेबल होनी चाहिए एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको रिक्वेसाइट स्लिप, ठीक है, वो कम्प्लीटली फिल करनी है। रिक्वेसाइट स्लिप में क्या आएगी, पेशेंट की डिटेल आ जाएगी, कौन सी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चल रही है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आइए। अगर कोई सैंपल जो है वो हजार्डस है तो उसके ऊपर आपको बायो हजार्ड का लेवल भी लगाना है। यहाँ तक बात समझ में आइए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि साहब जितने भी सैंपल्स है उसको जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कर देना है। जल्दी से जल्दी क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कर देना है। और जो भी स्पेसिमेन यानी कि सैंपल लेबोरेटरी में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए, ठीक है, प्लस लीक प्रूफ होने चाहिए। लीक प्रूफ बोलूँ तो कहीं से भी उनका लीकेज नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करने से पहले वो लीक होके सैंपल खराब हो जाएगा ना। उसके बाद में लीक प्रूफ कंटेनर होने के बाद भी उसको सील्ड प्लास्टिक बैग के अंदर वो कवर होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आइए। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि साहब अगर आपने लेबोरेटरी के अंदर सैंपल जल्दी से नहीं पहुंचा पा रहे हो, ठीक है, और कोई ऐसा सैंपल जो कि खराब होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो उसको आपको रेफ्रिजरेशन में रखना है एट दी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और आगे सुनो, यूरिन हुआ या कोई फ्लूइड्स हुए या फिर आप थ्रोट का स्वैब वाला सैंपल है, नेजल स्वैब सैंपल है या फिर स्पूटम, ठीक है, स्पूटम का सैंपल है तो उसको आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो एट दी 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर ब्लड कल्चर की बोतल है या फिर CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ब्लड कल्चर और CSF के लिए इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना कि इनको रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेट करके नहीं रखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग स्पेसिमेंस की, कैसे आप उसको कलेक्ट करेंगे और कौन सी मेजर आपको इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट आते हैं CSF स्पेसिमेन के ऊपर, ठीक है। तो जो CSF स्पेसिमेन है, CSF का फुल फॉर्म यहाँ पर आएगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये जो अपना पीछे जो बैक का एरिया होता है वहाँ पे अपनी जो बैकबोन होती है, ठीक है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग वर्टिब्रास प्रेजेंट रहती है। तो आपको लंबार पंक्चर करना है, ठीक है। ये लंबार पंक्चर किसके थ्रू किया जाता है, ये स्पाइनल नीडल आती है उसके थ्रू किया जाता है। और ये एक्सपीरियंस या तो सीनियर लैब टेक्नीशियन हो, ठीक है,
या फिर डॉक्टर हो या फिर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हो, यही ये सैंपल निकालने का कार्य करता है। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब CSF जो आप लंबर पंक्चर जो करते हो, CSF सैंपल जो निकालते हो, उसके अंदर पेशेंट को C शेप में लेटाना है, ठीक है। या फिर जो छोटा बच्चा होता है, एकदम जो एम्ब्रियो के अंदर बच्चा होता है, वो एकदम फ्लैक्स पोजीशन में होता है ना, वैसी पोजीशन में पेशेंट लेटता है, ठीक है। इसके अंदर आप अच्छी तरह देखें तो इसका जो हेड वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा आगे जाके फ्लैक्स्ड हो रहा है और जो लेग्स हैं वो ऐसे फ्लैक्स्ड हो रखे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो पेशेंट है क्या बना रहा है, C शेप कर्वेचर बना रहा है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि यहाँ पे जो वर्टिब्रास है, ठीक है, जहाँ पे हमको नीडल इंसर्ट करनी है तो हमको दोनों वर्टिब्रास के बीच में स्पेस मिल जाएगा, ताकि नीडल अगर इंसर्ट हो तो उस साइड में इंजरी ना हो। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो आपको नीडल इंसर्ट करनी है वो मेन रीजन्स रहते हैं L3, L4 एंड L5, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन है वो है L3 से L4 के बीच में या फिर L4 से L5 के बीच में, ठीक है। तो देखो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर CSF ट्रेवल करता है, ठीक है ना। CSF बोलो तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये जो मैं 1, 2, 3, 4, 5 की बात कर रहा हूँ, यह है लंबार वर्टिब्रा है, यानी कि L1, L2, L3, L4 एंड L5, ठीक है। अब आपको जो नीडल इंसर्ट करनी है वो मेनली ध्यान रखना कि 3, 4, 5 के बीच में आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 to 4 जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब बात करते हैं ब्लड स्पेसिमेंस की। अगर ब्लड स्पेसिमेंस की बात करूँ तो इसमें आपको एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ लेना है। यहाँ पे मैंने एसेप्टिक, यहाँ पे बीच में हाइफन आएगा, ठीक है। एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ लेना है, यानी कि कोई भी इन्फेक्टेड करने वाली टेक्निक्स का यूज़ नहीं लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो सैंपल का कंटामिनेशन है वो आप बचा सकते हैं। अब आप ब्लड सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे ये सुनो। जहाँ से भी आपको सैंपल लेना है, ठीक है, तो उसके 2 to 4 इंचेस ऊपर आपको ये जो टूर्निकेट है ये प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो वेन होगी वो अच्छी तरह प्रोमिनेंट हो जाएगी, अच्छी तरह विजिबल हो जाएगी, अच्छी तरह आप दिख जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या करना है, आपको स्पिरिट से अच्छी तरह क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद में अपना जो परफेक्ट एंगल है वेन पंक्चर करने का, उसको फॉलो करते हुए सैंपल आपको कलेक्ट करना है और फिर उसके ऊपर वापस बैंडेजिंग करके उसको प्रेशर से थोड़ी देर दबा के रखना है ताकि हीमेटोमा की फॉर्मेशन ना हो। यहाँ तक बात समझ आई। थर्ड हम बात करते हैं प्लूरल स्पेसिमेन की, ठीक है। तो प्लूरल कैविटी का नाम आपने सुना होगा, यानी कि लंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो भी आप सैंपल वहाँ से निकालेंगे उसको हम बोलेंगे प्लूरल स्पेसिमेन। इसमें भी जितने भी सैंपल्स आप निकालेंगे उसके अंदर आपको एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ लेना है, ठीक है। यानी कि सारी जो टेक्निक है वो कौन सी होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप स्टेराइल डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज़ लेंगे और प्लूरल कैविटी से फ्लूइड बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि 2 तरीके अपने सामने आते हैं, ठीक है। एक तो होता है थेराप्यूटिक और एक होता है प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। यानी कि एक के अंदर अगर आपको ओनली लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्लूइड बाहर निकालना है तो आप ध्यान रखिएगा, आप उसमें क्या करते हैं, बहुत कम अमाउंट में फ्लूइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। यानी कि 10 ml हो गया, 20 ml हो गया, 30-50 ml हो गया, 50 ml हो गया। लेकिन अगर आप पेशेंट को डिजीज़ हो रखी है, मतलब कि लंग्स की जो प्लूरल कैविटी थी उसके अंदर क्या हो रखा है, पस कलेक्शन हो रखा है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रखा है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें प्लूरल एफ्यूजन की, है ना, या फिर अपन जनरल टर्म्स में जो बोलते हैं कि साहब क्या होगा, फेफड़ों में पानी भर गया ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फ्लूइड का जो कलेक्शन है वो कैविटी में बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड को ज़्यादा मात्रा में निकालना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये जो सैंपल कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर पेशेंट रहेगा सिटिंग या फिर अपराइट पोजीशन में, ठीक है। पेशेंट बेड की एज के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, बेड के किनारे के ऊपर बैठा हुआ है और उसने अपने हाथ को कार्डियक टेबल से सपोर्ट दे रखा है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं सिटिंग अपराइट पोजीशन, ठीक है, या फिर लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि पेशेंट का फ्लूइड जो हम लंग से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सिरिंज से नीडल से
पंक्चर किया और फिर उसको एक साइड तो हमने सिरिंज से कनेक्ट कर दिया और जो दूसरा वे है उसका वो डायरेक्ट ट्यूबिंग के थ्रू सैंपल बैग में कलेक्ट हो रखा है। यहाँ तक बात समझ में आई। ये जो प्रोसीजर है ये भी डॉक्टर के थ्रू कैरी आउट किया जाता है। ठीक है। फोर्थ हम बात करते हैं वुंड स्पेसिमेन की। ठीक है। तो वुंड यानी कि कोई भी आपके घाव हो गया, ठीक है, इंजरी हो गई, तो उसमें क्या है, अगर आपको उसमें से पस का स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, ठीक है। एब्सेस की बात करूं तो कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड और पस मान लीजिए, ठीक है। तो अगर वुंड में से आपको उसका कलेक्शन करना है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वुंड स्पेसिमेन की कैटेगरी में। ठीक है। इसके अंदर आप स्टेराइल टेस्ट ट्यूब का यूज लेंगे फॉर द कलेक्शन ऑफ द पस। और बहुत सी जगह क्या होता है कि स्वैब कल्चर भी इसका लिया जाता है। ठीक है। जैसे अपन वो आपने देखा होगा ईयर क्लीन करने के लिए एक अपन यूज लेते हैं, एक रिफिल टाइप के ऊपर कॉटन सी लगी होती है। ठीक है। तो जो कॉटन लगी होती है उससे अपन ईयर साफ कर लेते हैं। ठीक है ना। वैसी एक आती है स्वैब कल्चर की स्टिक। ठीक है। तो वो जो उसके आगे भी एक कॉटन सी लगी होती है जो कि एकदम स्टेराइल होती है और स्टेराइल कंटेनर के अंदर होती है। उसको लेके और आप जो वुंड है आपका, जहाँ पे पस आपको दिख रहा है, वहाँ पे आप धीरे धीरे स्वाइप करके और वापस उस कंटेनर में डाल के लेबोरेटरी के अंदर लेबल करके और ट्रांसमिट कर दीजिए। ठीक है। वो होता है वुंड स्पेसिमेन का तरीका। यहाँ तक बात समझ में आया। फिफ्थ आता है स्टूल स्पेसिमेन। तो ये मेनली जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाले इन्फेक्शन होंगे, ठीक है, उनमें मेनली किया जाता है। ठीक है। क्योंकि मेनली अगर आप बात सुनो तो जितना भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन होता है वो या तो होता है स्वेट के थ्रू, या होता है यूरिन के थ्रू, या फिर होता है स्टूल के थ्रू। ठीक है। तो अभी अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो जो एक्सक्रीशन है वो स्टूल के थ्रू हो। ठीक है। तो साहब कौन सा जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर कौन सा प्रोटोजो है जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर पेट में कोई वॉर्म्स वगैरह तो नहीं जिसको हम बोलते हैं हेलमिन्स। ठीक है। तो उनकी स्टडी करने के लिए हम स्टूल सैंपल को कलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि साहब इसके अंदर आप जो भी मतलब स्टूल जो आपको कंटेन करना है उसके लिए आप जो भी कंटेनर लेंगे वो क्या होना चाहिए, वाइड माउथेड होना चाहिए, यानी कि बड़े मुंह का होना चाहिए। ठीक है। प्लस लीक प्रूफ होना चाहिए, है ना। और अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्टूल जो है वो ज़्यादा लिक्विड मात्रा में आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोलेरा। ठीक है। कोलेरा में क्या होता है कि राइस वाटर टाइप स्टूल निकलता है, बहुत लिक्विड होता है, एक डायरिया की कंडीशन में हो जाता है ये। ठीक है। तो इसका जो मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है विब्रियो कोलेराई। ठीक है। आगे सुनो। तो अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लिक्विड के अंदर स्टूल पास हो रहा है तो इस कंडीशन के अंदर हम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इस स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई है। नेक्स्ट आता है यूरिन स्पेसिमेन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो ये मेनली ज़्यादातर केस में यही देखा गया है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी हो सकता है। अब सुनो, अगर इन्फेक्शन जो यूटीआई है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो आपको नॉर्मल फ्लोरा, मतलब कि जो अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उनके इन्फेक्शन से इसको बचाने के लिए, यानी कि सैंपल को उनके इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको क्या करना है, यूरेथ्रा और जो पेरिनियम है उसको क्लीन करना है प्रॉपरली सॉप और वार्म वाटर से। ठीक है। अगर हॉस्पिटल कंडीशन में है तो बीटाडीन का यूज़ भी ले सकते हो। बीटाडीन सॉल्यूशन आता है, उसका यूज़ भी आप ले सकते हो फॉर द क्लीनिंग पर्पस। लेकिन ठीक है, अब आपने यूरिन सैंपल ले लिया, अगर 1 आवर तक स्पेसिमेन को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर उससे लेट हो रहा है तो आपको क्या करना है, रेफ्रिजरेटर के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर उसको कलेक्ट करके रखना है।
ताकि जो मल्टीप्लिकेशन है माइक्रोब्स का वो ना हो, रेफ्रिजरेशन को उसका मल्टीप्लाई बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर जो यूटीआई है वो हमने सस्पेक्ट किया है कि साहब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव एजेंट है टीबी कोज करने वाला। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना। तो अगर उसकी वजह से अपन ने यूटीआई सस्पेक्ट किया है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग का जो सैंपल रहता है, अर्ली मॉर्निंग का जो सैंपल रहता है वो हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पूरे दिन के सैंपल की, ठीक है, अगर आप रैंडमली कभी भी सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें ध्यान देना कि अपन क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक बीच बीच में मल्टीपल टाइम यूरिन पास करते हैं। ठीक है ना, तो उसके अंदर जो यूरिन की कंसंट्रेशन रहती है वो वेरी होती रहती है, लेकिन रात से लेकर अर्ली मॉर्निंग तक हम आराम से सोते हैं, यूरिन पास आउट उसमें नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो बहुत लेस फ्रिक्वेंसी में करते हैं। ठीक है, तो जो अर्ली मॉर्निंग का जो यूरिन रहेगा वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड माना गया है। ठीक है, तो हम अगर यूटीआई सस्पेक्ट किया है हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के वजह से, तो हम उसके अंदर मॉर्निंग यूरिन को कलेक्ट करेंगे जो कि ज़्यादा कंसंट्रेटेड हमने माना है। ठीक है, और इसको रिपीटेड 3 कंसेक्यूटिव डेज तक हम करेंगे। जैसे आज कर लिया हमने, मान लो पेशेंट का अर्ली मॉर्निंग टाइम है 7 बजे। ठीक है, तो 7 बजे हमने यूरिन कलेक्ट उसका कर लिया, नेक्स्ट डे वापस हमको 7 बजे यूरिन कलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट डे वापस 7 बजे हमको यूरिन कलेक्ट करना है, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव डेज तक इसका यूरिन हमको कलेक्ट करना है। फिर उसको टेस्ट करके फाइनल इवेल्युएशन निकाला जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? नेक्स्ट आता है जेनाइटल स्पेसिमेंस। ठीक है, तो जेनाइटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो गए, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, जिसमें मेनली जो पॉजिटिव एजेंट माना गया है वो है नीजरिया गोनोरिया, ठीक है, एन गोनोरिया या फिर ट्रिपेनोमा पैलिडियम, जो कि सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, तो अगर गोनोकोकल इन्फेक्शन हो रखा है, क्या हो रखा है? गोनोकोकल इन्फेक्शन हो रखा है, तो हम स्टेराइल स्वैब से हम उसका सैंपल लेंगे। ठीक है, और ये जो सैंपल है वो आप सर्विक्स से लेंगे। ठीक है, ये जो सैंपल है यानी कि गोनोकोकल इन्फेक्शन का जो सैंपल है वो आप स्वैब के थ्रू लेंगे, और ये जो सैंपल है वो आप सर्विक्स से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ना कि अपर पार्ट ऑफ दी वेजाइना। अपर पार्ट ऑफ वेजाइना से कलेक्ट नहीं करना है, आपको सर्विक्स से कलेक्ट करना है। ठीक है, अब वेजाइना जो है, जो अपर थर्ड पार्ट ऑफ वेजाइना वो यहीं पर ही एंड हो जाएगी, लेकिन सर्विक्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपको स्वैब से कल्चर कलेक्ट करना है अगर गोनोकोकल इन्फेक्शन है तो। यहाँ तक बात समझ में आई है आपको? अब बात करते हैं आई स्पेसिमेन की। तो आई स्पेसिमेन में कुछ नहीं है, स्टेराइल स्वैब से कंजक्टाइवा का अपने को सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी उसके पस डिस्चार्ज या फिर कोई पुरुलेंट कंजक्टाइवल डिस्चार्ज हो रहा है तो अपन स्वैब में कलेक्ट कर लेंगे और स्टडी के लिए आगे फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ तक बात समझाइए। नेक्स्ट आता है ईयर स्पेसिमेन। तो ईयर स्पेसिमेन में भी यही है कि साहब आपके पास कॉटन स्वैब जो है वो ईयर का अगर कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है तो उस पर आप स्वाइप करके कलेक्ट कर लेंगे और फर्दर स्टडी के लिए भेज देंगे। अगर एक्सटर्नल ईयर स्पेसिमेन कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना ये जो पार्ट है ये है एक्सटर्नल ईयर का पार्ट। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है मिडल ईयर और उसके आगे आता है इनर ईयर। ठीक है, तो साहब कोई भी इसमें इन्फेक्शन हो रखा है उसकी वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शियस डिस्चार्ज जो है वो निकलेगा, और ये होता है स्वैब स्टिक। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्वैब को उस डिस्चार्ज के पास कलेक्ट किया और फर्दर स्टडी के लिए भेज दिया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश करता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।